मॉडल सेट 3 तक हम देख लिए थे हिंदी का, और ये भी समझ गए थे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 में से किसी भी 50 का आंसर आपको देना रहता है, वो सब तो जान चुके हैं। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। सेट 4 में सबसे पहला, सेट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग से। यानी इसका कहने का मतलब है मैं विवश बैठी रही और लाश न उठ जाए बेटा के, न उठा के ले से चल जाए मरला पर, तो वही बात कर रही है कि कुछ न कर सकले, समझ ले, तो मरल आदमी क्या कर सकता है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना ही अपने बेटे को करा है। यह पंक्ति यानी यह जो लाइन है किस से है, किस कविता से है? तो पुत्र वियोग से है। किससे है? पुत्र वियोग से। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। एक चेक दीजिए सही तो 1 नंबर मिल गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैगसेसे सम्मान से। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैगसेसे सम्मान से। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब में है। ठीक है, सिताब दियारा सारण बिहार में। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था? सिताब में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में, बेगूसराय बिहार में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सी ऑप्शन होगा इसका। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ये भी आपको बता दिए हैं, जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का, लेकिन इसमें भगवान शंकर और पार्वती का है। ये फोटो आप देखे भी होंगे कहीं ना कहीं। रामधारी सिंह हो गया। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है, यानी कल्पना से इस रूप को तैयार किया गया है। ये किसका रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का। ये क्यों बनाया गया था पिक्चर? कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, एक समान है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर, यानी इन्होंने क्या लिखा था जिस पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर। किस पर लिखा था? किस पर मिला था? उर्वशी। उर्वशी एगो बहुत खूबसूरत अप्सरा रहलई, स्वर्ग के खूबसूरत नारी। ठीक। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर से। ये सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टरी का काम करते थे। रोज कहानी में महेश्वर, नहीं ये पढ़ेंगे फिर से। रोज कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे, यानी किस काम से जुड़े थे? डॉक्टरी से, डॉक्टर से। रोज कहानी में, ये जरूरी हमको जो नहीं लगता अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोज कहानी में महेश्वर कौन फल लाए? आम लाए थे, पेपर में लपेट के। रोज कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? आम। हम जानते हो ना किसे कहा जाता है? आम इतना को फरे छो जामुन के गाछी पर। कितने अच्छा आंसर दिल के है। तू सब इतना आंसर का जवाब ही नहीं देता है। आम रही जामुन जैसन कलर के। जामुन ना देख ले हो बाल घर में फरल है, छोटका छोटका रही कांट वाला में ना रही, खजूर के पेड़ पर ना फरल है। कहे के चाहिए हमें दिखा दे दिया बगले में, फिर फर तू खजूर पर तो दिखा दे वो आम। सन 1928 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? देखो क्या फुसफुसा के फिर बतिया रही। देखो इधर देखो ना, तनका देर के बाद बतिया ना। सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा। सन 1928 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे?
चंद्रशेखर आजाद को। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद के जानी जी ना 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेज के कार पर बम पटक दिले रहे मुजफ्फरपुर में। इस जगह पर हम गेली कुछ कवि सम्मेलन देखे रात में। धांगर किस जगह से आए थे? दक्षिण बिहार से। धांगर कहाँ से आए ललैया? दक्षिण बिहार से। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था से। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में विष्णु चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती। ये तो ध्यान हो रहेगा। सूत काटिए सर। देखो इधर, मुन्नी कौन थी? विष्णु की माँ थी। कौन थी? मुन्नी कौन थी? विष्णु की बेटी थी। समझे? मुन्नी कौन थी? विष्णु की बेटी थी। परीक्षा में ध्यान रखना, समझा? प्रगीत ना विष्णु की बेटी रही के ना उल्टा हो जाती हंसी मजाक अलग रही। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। एक डटले न रही विष्णु, कहीं कम से कम मुंह न निमन रहे तो बात अच्छा बोले के, कहीं ना कहीं जुमाई के, कहीं एना तो ना हो कि पानी वाला जहाज पानी में पलट जाए तब ना चिट्ठी ना हुई तो कहीं चुप चल देख इधर। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? यानी कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कहाँ से कहाँ लाइन पकड़ ले छी। देख इधर, देखो ना इधर। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। कौन लेखक जो है कांगो के शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे? तो हेनरी लोपेज। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में है। कब्रिस्तान अमेठी में है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में। नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। ठीक। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? यानी नाभादास परमानेंट कहाँ रहते थे? वृंदावन में। नाभादास कहाँ रहते थे? वृंदावन में। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कविता कैसी कृति है? शोक गीत। पुत्र वियोग कैसी कविता है? शोक गीत है, यानी पुत्र के शोक में ये लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? सक्सरिया पुरस्कार। यह भूलने वाली चीज नहीं है। एगो रामपुरवा कहाँ है? इसे भितिहरवा के पास। सक्सरिया पुरस्कार नहीं भूलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। एगो तो एगो वाला ना भूले अनु वाला, जे भी गिरता उसे हाउ अपादान का कहाँ से दिमाग में देखा लगा ले। देखिए इधर, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? कारा अधीक्षक। कई बार आ गया, यानी जेल के अध्यक्ष रहे। चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तुमुल कोलाहल कलह में। जहाँ पर बहुत ज्यादा हो हल्ला, लड़ाई झगड़ा, कोलाहल होता हो और वहां पर किसी चीज से शांति मिलती है तो उसी को कहा जाता है तुमुल कोलाहल कलह में। हटाओ इसको, आगे पढ़ाएं। चलो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? उसने कहा था। नाभादास की कविता का नाम क्या है? छपय। नाभादास जी कविता लिखा है आपकी किताब में, उसका नाम क्या है? छपय।
जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979 को। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 को। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी की रचना करने वाले लेखक का नाम कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा है किसने लिखा? हाँ। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह किससे लिया गया है? जन जन का चेहरा एक से। जब भी आए एक तो जन जन का चेहरा एक। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? अधिनायक से। झंडा फहराने जाता है ना, देखिए फाटल पुरान कपड़ा, आधे दे पर कपड़ा, आधा न आधा, भूखले पेटे, ये सब हड्डी खाली शरीर में है, दुबर पातर आदमी, एकरे कहे छै नर कंकाल। झंडा फहराने ऐसे नहीं जाता है, झंडा फहराने जाता है जय जयकार के नारा लगाता है। किसका नारा लगाता है तुम? चलो, अभी अधिनायक कौन है भारत का? हीरो कौन है? कोई नहीं है, सब है, जनता है। तो जय जयकार किसकी लगाता है? वही कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, इस पर व्यंग्य कविता है। तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस कहानी से है? सिर उसने कहा था से। तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? उसने कहा था। एक अर्थ हो तोहर सगाई भे गेलौ से कर अर्थ। तो अजय रचित पाठ का नाम क्या है? रोज। अजय जिस पाठ की रचना की है उसका नाम क्या है? रोज। सीधा हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश जो आत्मकथा लिखे उसका नाम क्या है? जूठन। ये अपने बारे में लिखा है, बचपन के समय कैसा था इसका। ठीक है, हमें से बहुतों का बचपन क्या होता है? बहुत कठिन में गुजरा होता है ना। तो जिसका बचपन कठिन में गुजरा होता है, आगे चल के सियान में उसका जीवन अच्छा होता है। समझा कि नहीं? देखो इधर, ओम प्रकाश हो गई। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताए। विनोद कुमार शुक्ल जिस कविता को लिखे उसका नाम बताए। तो प्यारे नन्हे बेटे को। ये इसका 10वां में भी एक चैप्टर है, मछली झोला में धक ले जाए छे। चलो, ज्ञानेन्द्र पति रचित कविता का नाम क्या है? गांव का घर। ज्ञानेन्द्र पति जिस कविता की रचना की है उस कविता का नाम क्या है? गांव का घर पहले कैसा होता था और उसे घर पर किसी को कैसे आना होता था, इस सब के बारे में लिखा है। चप्पल खटका उठका के खोखा के। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लहना सिंह किस कहानी का उसने कहा था? हिंदी में कहानी के विकास यही बात से शुरू हो, समझ ले। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज का। महेश्वर कौन कहानी में है? रोज में। कौन छोटो इसको? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ऐसा पति किसी को नहीं मिलना चाहिए, समझा। एक तो सब्जियों ने खरीद के लावी चाहिए, अब 15 दिन में नैरा चला ले से बना के खाई छी, अब पूछो न कर खा ले बने लेता है। 11 बजे सुते जाए। महेश्वर कौन कहानी में सेब वाला पूछ रहा चाहिए? हाँ, तो ये बस ये न कर रहे हैं, समझे। ब्रजराज कुंवर किस कहानी का पात्र है? सूर के पद। ब्रजराज कुंवर किस कहानी का पात्र है? सूर के पद। ब्रजराज कुंवर कौन है? श्री कृष्ण भगवान के कह रहा है। हाँ ठीक है। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? कवित का। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? कवित का। इंद्रजिमी जंभ पर
रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है, यानी किस समय के कवि है? आधुनिक समय के, यानी आधुनिक काल के, अभी के समय के। जयसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के, जिसमें भगवान की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता था, उसी काल के कवि है। कौन? जयसी। ओ सदा नीरा पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? निबंध। ओ सदा नीरा क्या है? हिंदी साहित्य की कौन विधा है? निबंध। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? डायरी। मलयज में लेखक का नाम पूछ रहे हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। सभी लोग डायरी लिखते होंगे ना अपने जीवन की घटनाओं का। कुछ नहीं, ऐसा कोई है नहीं, थोड़ा बहुत सब लिखवे करता है कॉपी में, थोड़ा बहुत लिखता ही होगा। खैर नहीं लिखता है तो छोड़ो, उसको हम क्या कहें। कड़वक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कड़वक कविता किस महाकाव्य का अंश है? चुप, दिमाग झंड करी। कड़वक पद्मावत के है। ध्यान कहीं और हो। हमरो कथी बुला गेलै। कड़वक किस शीर्षक कविता का अंश है? पद्मावत का। ऐसा गलती करे कि कथी करी, काव्य में चल गए, गद्य खंड में घूमे चल गए। जाए के सीतामढ़ी बउआई छी सुन बरसा। तो गद्य खंड अलग है, पद्य खंड अलग है। पद्य खंड में खाली कविता रहता है। चल, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूर सागर के। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? मुकुल का। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? मुकुल का है। ठीक है, पुत्र वियोग मुकुल से लिया गया। चलो, तार सप्तक के संपादक कौन है? अजेय है। तार सप्तक के संपादक अजेय है। टिट्टी की माँ का टिट्टी की माँ का नाम क्या था? क्या है? मालती है। टिट्टी के माई कौन रहा? ये ससुरा खाली कनते रहले। टिट्टी कनित रहले। एक बार गिरी हो जाए बिछाना पर। नाम कैसे धैले कवि सोच के। तार सप्तक तो हो गया, टिट्टी हो गया। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? भौतिकवादी रीति से। हम लोग सोचते रहते हैं आध्यात्मिक रीति से, इसीलिए हम लोग का जीवन नहीं बदलता है कि भगवान ई चीज करे छै, नसीबे ना है, मरला के बाद वहां जाए के है, ये ना वो ना, धरती स्वर्ग, ये सब नहीं सोचना चाहिए। किस रीति से सोचना चाहिए? भौतिकवादी विधि से। धरती पर है तो धरती के हिसाब से सोचिए ना। वो तो सबको जाना है। अब जाने के जया जाना होगा तहिया ना कि अभी जिंदगी खराब कर ले। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? भौतिकवादी रीति से। अगर इस रीति से सोचिएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन बदल जाएगा। यार इसमें हम डिटेल से नहीं जाएंगे। चलो देखो इधर, जिसका जीवन अच्छा है उसके लिए स्वर्ग धरती पर ही है। जीवन अच्छा नहीं है ना जिसका, स्वर्ग में भी उसका जीवन नरक ही है। देखो इधर देखना, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? हर जगह व्याप्त। जो सभी जगह हर जगह व्याप्त है उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। आपने इसको हंसी मजाक में लिया है, थोड़ा गौर से सोचिए। तो आज से सोचिएगा तो आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा चाहिएगा वैसा बन जाएगा। और नहीं सोचिएगा तो जीवन भर परेशान रहिएगा और कर्म को नहीं, दोष को, नसीब को दोष दीजिएगा। चलो देखो इधर, देखो इधर यूट्यूब गेले। चलो देखो इधर, देखो इधर, देखो ना, देखे ना इधर, आंख लगना, बाद में देख लेना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नींद आना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन इसमें दिया है, नींद आना, मृत्यु होना, प्रेम होना, आशंका होना। तो आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना।
देखो, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना। ईमान बेचना का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। कमर टूटना का अर्थ क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब होना, यानी पैसा रुपया का दिक्कत आना, उसी को कहते हैं कमर टूटना। ई न कि कमर टूट गई आरी पर से गिर ली था। देखो इधर, 3-13 होना का अर्थ क्या होता है? बिखर जाना। 3-13 होना का अर्थ बिखर जाना, जो टूट कर बिखर जाए उसे कहते हैं 3-13 होना। दांत खट्टे करना, कि इमली खा के दांत खट्टा कर लिया, उसको नहीं कहा जाता है। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना, यानी किसी को हराना, समझे? दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना, यानी किसी को हराना। युद्ध में किसी को कोई हराया क्या ना, तो उसी को कहते हैं दांत खट्टे करना। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बेईमान, जिसके पास ईमान नहीं हो उसे कहते हैं बेईमान। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत। अंकुरित में प्रत्यय क्या है? इत प्रत्यय है। अंकुर को हटा दीजिए, इत बच जाएगा। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? पन। बड़प्पन में प्रत्यय क्या है? पन। होता है ना, इसे बहुतों शब्द बना है, अपनापन, बड़प्पन। चलो, ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क कंठ से निकलता है। ठ डबला है। न का उच्चारण स्थान कहाँ है? ठ में कह रहे तो मुर्दा है, जीव मोड़ा जाता है। तालु में कहाँ बोआ रहा है? चल सब ध्यान दे इस पर, परीक्षा में ऐसा गलती करेगा तो नंबर कटेगा इसका। छ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। छ का उच्चारण स्थान यानी च कहाँ से निकलता है? तालु से। भ का उच्चारण स्थान यानी प फ ओठ से। प फ ओठ से पूरा। शहर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। शहर क्या है? पुल्लिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग ही है। आत्मा को इंग्लिश में सोल कहते हैं, सोल। अनुराग का विलोम क्या होता है? वैराग्य। अनुराग का विलोम वैराग्य। जिसने दुनियादारी सब त्याग दिया उसको वैरागी कहते हैं, और जिसको दुनिया से लगाव है या किसी से लगाव है तो उसको अनुराग कहते हैं। चलो, कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल। कृष्ण का उल्टा शुक्ल। अस्थावर शब्द का विलोम स्थिर होता है। छेका काला ना इसमें। अस्थावर का विलोम स्थिर। स्तुति का विलोम ये तो कितनी बार बता चुके हैं, निंदा। स्तुति का विलोम निंदे कटा गया ना। निंदा यानी सोते वाला नींद ना, किसी की बुराई करना, किसी की हिनाई करना, जो कि नहीं करना चाहिए, और सब आदमी यही करता रहता है, बिना काम का करता रहता है। देखो इधर, रुको ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बाद में। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? विकर्षण। ई हिनाई कल को जैसे तोरा कोई नुकसान न होता हो, आदमी तो ऐसा हिनाई करके नुकसान कर दे, कथी कही। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। जगत का विशेषण जागतिक। जगत का विशेषण जागतिक। दिन का विशेषण दैनिक होता है। दिन के दैनिक। हाँ, उल्टा शब्द में रात हो, विलोम शब्द में रात हो। विशेषण न कहले, विशेषण दैनिक होता है। पुराण का विशेषण पौराणिक। पुराण का विशेषण पौराणिक। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। संख्यावाचक विशेषण कौन है? 100। जो संख्या बताए उसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, तो ये 100 होगा। यथासाध्य कौन समास है? अव्ययी भाव। यथासाध्य कौन समास है? अव्ययी भाव। जितना सत सके, साधना यानी पूजा तपस्या। नरसिंह कौन समास है? कर्मधारय। नरसिंह कौन समास है? कर्मधारय। ये भी बता दिए हैं कई बार। विशेषण सब पहला पद, इसका पहला अक्षर इसका विशेषण रहता है तो उसको कहते हैं कर्मधारय समास। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गिरिजा शंकर। हाँ, गणेश शब्द का विशेषण, गणेश शब्द का पर्यायवाची गिरिजा शंकर। नदी शब्द का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची क्या होता है? तरंगिनी। नदी का पर्यायवाची तरंगिनी। गीत गाती हुई जाती है नदी।
कलकल करते हुए पानी। भौरा का पर्यायवाची क्या होता है? मधुप। भौरा का पर्यायवाची मधुप। भौरा देखिए ना जो फूल खिलाता है। इस पर एगो गाना है, कैसा गाना है? भौरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार। देख इधर, कथी देख रहा है? देख इधर, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सुजोरागत। स्वागत का संधि विच्छेद सुजोरागत। जिसका अच्छे से स्वागत किया जाए। चलो, गायक का भी संधि विच्छेद क्या होता है? गय जोरक। ये भी कहे थे कल, याद रखने के लिए बढ़िया से। गायक का संधि विच्छेद गय जोर अक। जैसे नायक का बताए थे वैसे ही गायक है। गायक कहते हैं गीत गाने वाले को। गीत गाने आता ना आप लोगों को? हमरा से बेहतर तो गीत गाना सकी छे, गा सकी छे जब मेहनत करबे तब। ना गावे छे तब। देख इधर, अभी सोची अहाँ के नाम। अब हम कोवर वाला गीत थोड़ी ना गा सकी छी। तो अपन हिंदी गीत गवाई, चाहे भोजपुरी कोई अच्छा होती से गवाई। चल देख इधर, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? परम जोर अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद परम जोर अर्थ। पावन में कौन संधि है? अयादि संधि। पावन में कौन संधि है? अयादि संधि। देखो इधर, भीड़ कौन संज्ञा है? समूहवाचक। भीड़ समूह रहता है ना। संज्ञा के कितने भेद है? 45 गो। 5 गो। संज्ञा के 5 गो। पहला कहले तू 45 गो तो। संज्ञा के कितने भेद है? 5 गो। ये कौन चीज? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा के कितने भेद है? 5। कुर्सी कौन संज्ञा है? जातिवाचक। एगो कुर्सी का है से दुनिया में जितना कुर्सी है सब एक बोध हो जाए तो ये है जातिवाचक। लड़का कौन संज्ञा है? आ लड़की आ दूध पानी अररिया गांव के नाम है ना तो व्यक्तिवाचक। एगो अररिया कैसे सब अररिया के बोध हो जाए पूरा गांव के ना। एक एगो अररिया पर्सनल एगो गांव के नाम है। एगो दूगो से ना फर्क पड़े तो व्यक्तिवाचक है। अररिया, दस्तिया, सीतामढ़ी, सोनबरसा, बिशनपुर सब जो है व्यक्तिवाचक है। गांव शहर के नाम है, समझ ले। दुख दुख व्यक्तिवाचक ना, भाववाचक की देखल न जाए छे। सुख भाववाचक। ईमानदारी बेईमानी समझ ले। चतुराई होशियारी। किसी का गुण अवगुण देखा नहीं जाता है, पता नहीं चलता है तो इसको कहते भाववाचक संज्ञा। हाँ, मन के अंदर जितना है यो फिर वो नया कंसेप्ट निकालो। मन के अंदर जितना चीज होता है वो सब भाववाचक है। वो वही खतरनाक कंसेप्ट निकाली जाए। हम सोचते रहे जी, हम सोचते रहे जी अपदान कारक कहू, सोचते रहे छी तो एकदम हार्ड कंसेप्ट दे दे छी तो तनका पहले से दिमाग रहते कितने अच्छा रहती। अभी तो छटपटाई लगे परीक्षा है तो दिमाग उतना ज्यादा लगाओगे से आदमी। दूध कौन यही में दे लियो, हम वैसा नहीं बोले रहे। दूध कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। खाने पाने वाली, खाने पीने जोखने तोलने वाली चीज क्या होता है? द्रव्यवाचक। मनुष्यता कौन संज्ञा है? भाववाचक। मनुष्यता भी दिखता नहीं है, समझ। हम सभी को एक अच्छा मानव बनना चाहिए, अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, समझ। किसी आदमी के जानने के बाद वो सब भाववाचक हो। जैसे चलो, जो दिखता नहीं वो सब भाववाचक। दिखता है से दिखता है से पहले बोलेगा तब ना। चल देख इधर, चलो इस तीन को खत्म कर लेते हैं। महोदय कौन समास है? कर्मधार है। महोदय कौन समास है? कर्मधार है। भाई बहन कौन समास है बता दिए। जे योजक चिन्ह लागल हो ना डैश वाला, सीधे द्वंद मार दिए। पंचानन कौन समास है? द्विगु। पंच मान होते हैं 5, इसके अनुसार तो ये द्विगु समास है। देखिए जे में 2 को जरा रहता है। हाँ, दही चूड़ा दाल भात दही चीनी
ये सब मम्मी पापा चाचा चाची काका काकी पति पत्नी भाई बहन गांव शहर बड़ा छोटा सब, ठीक है। रात दिन सुबह शाम ये सब जो है डेस्क बेंच डेस्क बेंच नहीं होगा, खैर बना सकता है, वैसे बनाना चाहेगा तो इस प्रकार आपका चौथा सेट भी क्या हो गया, बंद हो गया खत्म हो गया। इस प्रकार से आप सही से पढ़िएगा तो इसमें से कुछ काटना नहीं पड़ेगा, समझ गए, समझ गए। इस प्रकार से 4 गो सेट खत्म हो गया। देख ऐसा ही आलतू फालतू नहीं बोलेगा ना तो अच्छा वीडियो बनेगा और अच्छा से आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 4 गो सेट खत्म हो गया। इन सभी को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए मोबाइल से। ये हो ना नहीं पढ़ते रहे कुछो करित रहे, एक चालू करके छोड़ दिए सुनित रहे, सब तैयारी हो जाता। सुते जाए समय भी चालू करके खाली छोड़ दे, प्ले लिस्ट में सब याद हो जाता। ठीक है, सुते जाइए मोबाइल चालू कर दिए छोड़ दिए। बता देंगे, रुक तो इसको भी बंद कर देते हैं तब।